इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह खैर करे, मासी नजीरा आज सुबह सुबह इधर आ रही हैं। दोनों औरतों ने एक साथ इधर देखा। इतने में मासी नजीरा फूले हुए सांस के साथ उनके करीब आकर रुकी। क्या हुआ मासी, इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? अरे ना पूछो क्या हुआ है, समझो क़यामत आ गई है। मासी नजीरा घबराई हुई थी। कैसी क़यामत मासी? राना अफाक की बड़ी बेटी घर से भाग गई है। क्या? दोनों औरतों के हलक से चीख नुमा आवाज निकली। मासी अल्लाह का नाम ले, इतनी सुबह इतना बड़ा इल्जाम। तुझे पता है रब सोना कितना नाराज होता है किसी पर बहतान लगाने पर। पहली औरत ने जरा संभल कर कहा, लो भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की, मैं खुद देख कर आई हूँ। मासी बस कर, भाई अफाक की बच्चियाँ कितनी नेक और बाहया हैं। पूरा मोहल्ला जानता है, नमाज रोजे की पाबंद हैं, अपने हाथों में तो पली हैं, स्कूल कॉलेज अबाया में गई और नजर झुका कर गई। और तू क्या बकवास कर रही है सुबह सुबह? दोनों औरतों को शदीद बुरा लगा था। तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा, खुद जाकर देख लो। सफे मातम बिछी हुई है राना अफाक के घर में। मासी चुप कर जा, ये साथ वाली गली में तो अफाक के भाई का यानी ताहिरा का ससुराल है। ताहिरा के मंगेतर ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। पहली औरत ने फिर दबी आवाज में समझाना चाहा था, लेकिन चिंगारी लगे तो आग तो बहुत दूर तक जाती है। मैं वही तो बता रही हूँ, आसिम के छोटे भाई फाखिर के साथ ही तो भागी है ताहिरा। मासी नजीरा लगता है तू रात को कोई ख्वाब देखती रही है और अब वही जहन में अटक गया है। भाई अफाक की दोनों बेटियां अपने ताया के घर में जा रही हैं ब्याह कर, और एक हफ्ता ही तो रहता है शादी में। ताहिरा क्यों जाने लगी अपनी छोटी बहन के मंगेतर के साथ? और कितने सालों से तो रिश्ता तय थे और अब शादी से एक हफ्ता पहले घर से भागेगी। ताहिरा तो अपने नाम की तरह पाकीज़ा है, ऐसे इल्जाम नहीं लगाते मासी। वो अपनी बात मुकम्मल करके पलटने ही वाली थी जब राना अफाक के बड़े भाई राना आफ्ताब और उनकी बीवी राहिला आफ्ताब रोते हुए राना अफाक के घर की तरफ जाते हुए नजर आए। मासी नजीरा क्या तू वाकई सच कह रही है? दोनों औरतें हैरत से रुक गई। मैंने पहले कभी झूठ बोला है? मासी नजीरा बिगड़ कर बोली, लेकिन वो दोनों हैरत से ना निकल पा रही थी। भाई मैं तो साफ बात करूंगी, शादी तो राना अफाक और राना आफ्ताब की इकट्ठी हुई थी, बीवियां भी दोनों की बहनें थी। आफ्ताब के यहाँ पहले आसिम आया, फिर दरमियान के 2 बच्चे फौत हो गए, फिर नाजली और आखिर में फाखिर। जबकि राना अफाक की शादी के 10 साल बाद औलाद हुई। पहली बेटी ताहिरा जो फाखिर की हम उम्र थी, उससे छोटा अतहर और उससे छोटी फारहा। आफ्ताब की नाजली अतहर को ब्याही गई। इकलौते बेटी की खुशी अफाक ने पहले कर ली। क्या हुआ जो नाजली थोड़ी बड़ी थी अतर से, रह गई बेटियां तो बड़े को बड़ी दे दी और छोटे को छोटी। अब आफ्ताब का बड़ा बेटा आसिम ताहिरा से 10 साल बड़ा है, जबकि फाखिर हम उम्र। मुमकिन है वो अपने हम उम्र को पसंद करती हो। जब कोई रास्ता ना मिला तो घर से भाग गए हो। मासी नजीरा ने जैसे दिल में सोचा मनोअन वही बयान कर दिया। लेकिन मासी मेरा दिल नहीं मानता, ताहिरा तो बहुत नेक बच्ची थी, आंखों के सामने रही है, मासूम चेहरा, मासूम बातें, फिर अपनी बहन का घर क्यों बर्बाद करेगी? जबकि मैंने सुना था कि फाखिर फारहा को बहुत पसंद करता है। रब सोना खैर करे, क्या जमाना आ गया है। ना बाप का सोचा, ना ताया का और ना ही बहन का। शक्ल से शरीफ दिखने वालियाँ ऐसे करतूत की निकलती हैं, सारे रिश्ते बर्बाद करके गई है। जहाँ कुछ देर पहले ताहिरा की पाकीज़गी की बातें हो रही थी और वहीं बुराइयां हो रही थी। बता कहाँ गई है और क्यों भागी है घर से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। राना अफाक का बेबसी और गुस्से से बुरा हाल था। बेबसी में इन मर्दों का औरतों पर ही बस चलता है। अब्बू जी मत मारे अम्मी को, उन्हें भी आपकी तरह कुछ नहीं पता। राना अफाक ने एक थप्पड़ खींचकर फारहा को दे मारा। उनका रुख उसकी तरफ हो गया था। फिर तुझे पता होगा, हर वक्त एक साथ होती थी। राना अफाक सुर्ख अंगारा आंखें लिए फारहा से पूछ रहे थे, देख फारहा, तेरे बाप की इज्जत तेरे पैरों में पड़ी है, मुझे बता दे कि वो कौन से शहर गए हैं। मैं वादा करता हूँ तुझसे ताहिरा की शादी फाखिर से ही करूँगा और तू जिससे चाहेगी। कार्ड बांट दिए गए हैं, 1 हफ्ते बाद मेहमान आ जाएंगे और तेरे बाप ताया की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। 40 साल की कमाई हुई इज्जत लम्हों में लुट जाएगी। राना अफाक बेबसी से रोने लगे थे। फारहा उनके कदमों में गिरकर रोने लगी। अब्बू जी मुझे कुछ नहीं पता, आपा ने ऐसा क्यों किया? वो तो आसिम भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसी वक्त राना आफ्ताब और उनकी बीवी राहिला रोते हुए दाखिल हुए। आफाक ये क्या हो गया? हमारे बच्चों ने हमें किस गुनाह की सजा दी है? दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे थे, जबकि राहिला बेगम अपनी बहन रजिया को
संभालने लगी। आसिम की आंखों में तो खून उतर आया है। पुलिस को फोन कर दिया है, जिंदा या मुर्दा पकड़ लाएं। सारे दोस्तों को इधर उधर भेज दिया है। जवान बेटी की लाश देखने की मुझ में हिम्मत नहीं। तुम आसिम को समझाओ अपने भाई से इंतकाम ना ले। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनकी बात तो सालों से तय है। फाखिर की इसरार पर ही फारहा को मांगा था और ताहिरा आसिम का झुकाव भी एक दूसरे की तरफ था। ताहिरा को तो कभी फाखिर से मजाक करते नहीं देखा, कहाँ ये इंतहाई कदम उठा लेना। बात कुछ और है। वो बहन के आंसू साफ करते हुए बोली, ये 2 खत उन दोनों के बेडरूम से मिले हैं। राना आफ्ताब ने गुस्से से राहिला बेगम की तरफ वो खत फेंके जिस पर लिखा था, मैं यानी फाखिर और ताहिरा अपनी मर्जी से घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमें तलाश करने की कोई कोशिश न की जाए। यही 2 लाइनें ताहिरा ने लिखी थी। हैरत की बात ये थी कि वो घर से कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय एक तस्वीरों के एल्बम के। आसिम धारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आसमान निगल गया है उन्हें। किसी को कुछ ना भी पता हो, उसे तो सब पता होगा। आखिर उसके यार के साथ भागी है उसकी बहन। आसिम की आंखों में अंगारे जलने लगे। उसने बालों से फारहा को पकड़कर खड़ा किया था। बता कहाँ है जो हमारी इज्जत की धूल उड़ाकर गई है? फारहा ने आंसू से लबरेज आंखें सख्ती से बंद की। अनमोल करने वाला बेमोल कर गया था और उसकी बहन ताहिरा अपने अमल से इन सब को बदनाम कर गई थी। फारहा खुद बता दे, नहीं तो मुझे उगलवाना आता है। आसिम का सख्त हाथ फारहा के गाल को सुर्ख सुर्ख कर गया था। आसिम को आज तक किसी ने भी इस अंदाज में बात करते नहीं देखा था, लेकिन चोट शायद शदीद थी, इसलिए वो इस कदर मुश्ताल था। हाँ ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, लेकिन ये बात उन्होंने कभी नहीं बताई। और रही बात फाखिर की, तो वो मुझसे मिलने के लिए इसरार करता था, लेकिन मैं अब्बू के डर से कभी नहीं मिली। तारीख वाले दिन भी उसने सख्ती से कहा था कि अगले दिन ताहिरा आपी और खाला को बाजार भेज देना, मैं आऊँगा। मगर मैंने डर के मारे आपा को बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं फाखिर को समझा दूंगी। फिर उस दिन आपा की बजाय मैं और अम्मी बाजार चले गए। बाद में फाखिर आया था। आपा ने मुझे इतना ही बताया। फारहा ने रोते हुए सारी तफसील बता दी। इसका मतलब है जरूर फाखिर के पास ऐसी बात थी जिसने ताहिरा को घर से भागने पर मजबूर किया। लेकिन कौन सी बात? राना आफ्ताब बोले, वो बात भी यही हमें बताएगी, इसको पता है सब। आसिम ने एक बार फिर फारहा को झंझोड़ कर सामने किया। वो शिद्दत से रोने लगी। आसिम भाई, मुझे बस इतना ही पता है। आसिम ने पूरी कुव्वत से उल्टे हाथ का एक और थप्पड़ फारहा को मारा। वो दूर जा गिरी। आसिम, तुम भूल रहे हो, भगा कर ले जाने वाला तुम्हारा अपना भाई है। आसिम ने दोनों मुठ्ठियां सख्ती से बंद की। यही बात मेरे तन मन में आग लगा रही है। मेरी मंग को, मेरी इज्जत को मेरे भाई ने लूट लिया। मेरी गैरत पे ये बात ताज़ियाने लगा रही है। मेरे जिस्म में खून के शरारे फूट रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, जिस तरह उसने मेरी जिल्लत की है, मेरी इज्जत की धूल उड़ाई है, मैं जब तक उसके सीने में इंतकाम की गोलियां नहीं उतारूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। आसिम की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। वो सब पर एक नजर डालकर बाहर निकल गया। वहाँ मौजूद हर शख्स को सांप सूंघ गया था। 2 ही तो भाई थे। आसिम का गुस्सा अगर ठंडा ना हुआ तो एक बेटा मारा जाएगा और दूसरा सारी जिंदगी के लिए जेल चला जाएगा। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी वो कैसे जी पाएंगे? सबके दिलों पर हाथ पड़ा था। बाज़ औक़ात गलती कोई और करता है और सजा बहुत से लोगों को बहुत सारे साल भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही कड़ा वक्त राना आफ्ताब के खानदान पर आया था। बेटा अपना था, वो किसका गरीबान पकड़ते। सजा का सोचते तब भी अपना ही जिगर कटता। बेबसी से दोनों भाई दीवारों से सर मार रहे थे। कहते हैं कि गुर्बत के दिन आ जाएं तो सब्र शुक्र से कट जाते हैं, लेकिन अगर जिल्लत के दिन आ जाएं तो ना ही सब्र नेकी बनता है और ना ही शुक्र किया जाता है। बस एक बेरहम अनदेखा खंजर होता है जो पूरे खानदान को अंदर ही अंदर कत्ल कर देता है। 8 दिन पर लगाकर उड़ गए। आसिम भूखे शेर की तरह खूनख्वार फिरता। मेहमान आने शुरू हो गए थे। दोनों भाइयों की गर्दनें झुकी हुई थी। राहिला बेगम और रजिया बेगम तो होश से ही बेगाना हो रही थी। अतर और नाजली थे जो भांत भांत के मेहमानों को संभालने में हलकान हो रहे थे। आसिम सिरे से गायब था और फारहा को बिल्कुल चुप लग गई थी। वो खाली नजरों से सब देख रही थी। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। किसी औरत के मुंह से निकलने वाली चिंगारी राना आफ्ताब के कान में भी पड़ी।
अरे बड़ी भाग गई तो क्या हुआ, छोटी तो है ना। इस तरह की जिल्लत के बाद और तो कोई बहाने आएगा नहीं। घर की बात घर में रह जाएगी। फिर बेटा भी तो भाई के खून का प्यासा हुआ है। इस तरह से उसका गुस्सा भी झाग बनकर बैठ जाएगा। राना आफ्ताब ने ये सब बहुत गौर से सुना था और एक लम्हे में फैसला किया। आसिम इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। देख आसिम, ऐसा करने में हमारा बहुत भला है, बल्कि फायदा है। एक तो आफाक पर ये एहसान करके उसको दबा कर रखेंगे क्योंकि हमारी नाजली उनके घर ब्याही है। दूसरा, निकाह करके तुम फाहरा से वो सारा राज उगलवा सकते हो जो वो ताहिरा के बारे में जानती है। तुम्हारा इंतकाम पूरा हो जाएगा और लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी। ये सारी बातें आसिम की समझ में आ गई थी। फारहा से किसी ने नहीं पूछा। अतहर आफाक ने दबा दबा सा एहतजाज किया था कि ये सब ठीक नहीं। एक तो आसिम फारहा से काफी बड़ा है, दूसरा वो इस सूरत हाल में फारहा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वो अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था। मगर राना आफाक ने ये कहकर बात खत्म कर दी। क्या चाहते हो तुम कि दूसरी भी रात के अंधेरे में मुंह काला करके चली जाए? और राना अतहर खामोश हो गया। जैसे तैसे औरतों ने उसे दुल्हन बना दिया था। रुखसती के वक्त राना आफाक ने उसे प्यार नहीं किया था। एक ने एतबार तोड़ा था और दूसरी से भी नफरत करने लगे थे। इस दुनिया का दस्तूर रहा है, गलती कोई करता है और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। इस घर की दहलीज पार करने से पहले अपनी ख्वाहिशों, मोहब्बतों और एतबार को फारहा आफाक वहीं छोड़ आई थी। जानती थी उसे ताहिरा की बहन होने और फाखिर के मंगेतर होने की सजा भुगतनी है। ताहिरा का सारा जहेज भी उसे दे दिया गया था। आसिम आफ्ताब का पूरा घर उसके जहेज से सज गया था। बस एक वही पत्थर की मूरत बन गई थी। नाजुक जज्बे और अरमान मर गए थे। वो सर झुकाए बैठी थी। जब वो दरवाजे को ठोकर मारता अंदर आया था। ओह, तो इंतजार किया जा रहा है, लेकिन किसका? जहरीले लहजे का जहर फारहा के कानों में उतरा। वो खुद में मजीद सिमट गई। एक से एक गिरा हुआ लफ्ज इस्तेमाल करता वो खुद में नहीं रहा था। बता किसका इंतजार कर रही थी? बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार फेंका, जेवरात नोच नोच कर उतार दिए, थप्पड़ों से चेहरा सुर्ख कर दिया। वो रोती बिलकती अपना बचाव भी नहीं कर पा रही थी। अगर तुम ये सोच कर आई हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बना कर रखूंगा, तुम्हारे हकूक अदा करूंगा, तो ये बात अभी से अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझता। जितना बड़ा गुनाह उन दोनों का है, तुमने उनके बारे में सच ना बताकर इससे भी बड़ा गुनाह किया है। अगर तुम बता देती तो बच जाती, लेकिन अब तुम रोज जियोगी, रोज मरोगी। वो उसका चेहरा सख्ती से दबोचे हुए था। फाहरा की खामोश आंसुओं से आसिम के दोनों हाथ तर हो गए थे। अगर तुम अभी भी सच बता दो तो थोड़ी बहुत गुंजाइश निकाली जा सकती है। बताओ शाबाश, कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं? फाहरा का पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, वो कहते रुकी थी और आसिम उस पर टूट पड़ा था। थप्पड़ों से, ठोकरों से मार मार कर उसे बेजान कर दिया था। आसिम का गैज़ो गजब सुनकर राना आफ्ताब और राहिला बेगम दौड़ते अंदर आए थे। अंदर के मजर ने उनके औसान खता कर दिए थे। फारहा बेजान पड़ी थी। राना आफ्ताब ने बामुश्किल आसिम को पकड़ा, जबकि उस बेहोश वजूद को राहिला बेगम ने संभाला था। फारहा के होंठों और पेशानी से खून निकल रहा था और भी कई जगह से जख्मी थी। उसकी हालत देखकर राहिला बेगम के आंसू बहने लगे। फारहा सबसे छोटी थी और दोनों घरों की लाडली भी थी। खुद आसिम ने कितने ही नाज, नखरे और फरमाइशें पूरी की थी। उन्होंने अपने बेटे को देखा जिसकी जिंदगी में 30 बरस के बाद खुशी आई थी। वो भी किस अंदाज में उनका फरमाबरदार बेटा वक्त के साथ बदल गया था। राना आफ्ताब ने तकरीबन बेसुध पड़ी फाहरा को गले से लगा लिया। वो उनका सहर पाते ही और शिद्दत से रोने लगी। अब अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राना आफ्ताब ने निहायत गुस्से से उसे कहा। आसिम ने जोरदार ठोकर कुर्सी को मारी और कमरे से चला गया। अगले दिन रस्म के मुताबिक राना आफाक की फैमिली फारहा को लेने आई थी, मगर आसिम ने साफ इनकार कर दिया। आसिम भाई, आप ताहिरा की सजा फारहा को नहीं दे सकते। अतहर गुस्से से बोला। अतहर तुम खामोश रहो, फारहा अब उसकी जिम्मेदारी है, वो ठीक कह रहा है, चलो उठो चलते हैं। राना आफाक ने कहते ही रजिया बेगम को उठने का इशारा किया। लेकिन अब्बू, मैं फारहा को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अतहर का दिल अपनी मासूम बहन के लिए तड़प रहा था, जबकि राना आफाक ने अपना दिल पत्थर कर लिया था। भाई आप जाएं प्लीज, फारहा ने कुछ इस लहजे में कहा था कि अतहर को अपने कदम बाहर की तरफ मोड़ने ही पड़े। शाबाश, इसी तरह तुम्हें अपनी सजाओं के लिए मजबूत करना होगा। वो 2 कदम बढ़ाकर उस तक आया था। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद गेट तो क्या, सहन में भी नजर ना आओ। ना मोबाइल को हाथ लगाओगी, ना ही गली मोहल्ले की किसी औरत से मिलोगी।
बात दोहराने की मुझे आदत नहीं है, कभी भूलना मत। आसिफ ने उसे बाजुओं से सख्ती से पकड़कर कहा था और फिर धक्का देकर सोफे पर पटक दिया था। राना आफ्ताब और राहिला बेगम गुमसुम से बैठे रह गए थे। आखिर वो क्या करते, एक ही तो बेटा रह गया था उनका। राना आफ्ताब ने तो बहुत दूर की सोची थी कि फारा को अपने घर लाकर सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा, उनकी बेटी नाजली भी महफूज रहेगी और फाखिर भी। राना आफ्ताब इतना तो जान गए थे कि आसिम जितना भी फारा पर तशद्दुद कर ले वो जुबान नहीं खोलेगी। यकीनन बात दरमियान में कुछ और है और गलती भी अपने भाई की ही निकलेगी। मगर इनको क्या खबर कि आसिम इस फूल जैसी फारा को इतना टॉर्चर करेगा, क्योंकि उन्होंने फारा और ताहिरा को भी बाप बनकर ही पाला था। अतहर डॉक्टर था, उसकी पोस्टिंग मुल्तान में थी। लोगों के तानों से बचने के लिए राना आफाक अतहर और नाजली के साथ मुल्तान शिफ्ट हो गए थे। वक्त और मुकद्दर ना तो किसी के हाथ में आते हैं और ना ही किसी की मर्जी से चलते हैं। मुकद्दर तो इंसानों को ऐसे चलाता है कि इंसान महलों से उठकर सड़क पर आ जाए और मोहब्बतों से खेलता नफरतों में गिर जाए। 5 साल गुजर जाने के बाद भी राना आफ्ताब और राना आफाक के घर का हर फर्द हैरत ज़दा खड़ा था। वक्त ने ऐसी शतरंज उनके साथ खेली थी कि मुकद्दर की बिसात पर खेलते मोहरे सब धूल हो गए थे। वक्त तो गुजर गया था मगर आसिम का रवैया नहीं बदला था। उसकी आंखों में शरारे फूटते रहते। ताहिरा और फाखिर का इन 5 सालों में कुछ पता नहीं चला था। यही बात आसिम की मर्दानगी और अना पर ज़र्ब लगाती थी। उसकी सोच बहुत मनफी हो गई थी, हर रिश्ते को गलत ही ले रहा था। हालांकि फारा की बेलौस खिदमत और वफा भी उसमें जरा सी लचक न ला सकी। और लोग भी कब भूलते हैं ऐसी बातों को। वो इसी शहर और गली में रहता था जहां सब ही ताहिरा और फाखिर को जानते थे। घर से निकलते वक्त कोई औरत ये पूछ लेती कुछ पता नहीं चला ताहिरा का, या फाखिर के मिलने जुलने वाले फाखिर के बारे में पूछने वाला तो पूछकर अपनी राह लेता और शामत फारा की आ जाती। वो खामोशी से मार सहती रहती। राहिला बेगम हाथ जोड़ कर उसे बचाती रहती। राना आफाक ने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की थी। उनके लिए फारा भी मर गई थी, जबकि अतहर अपनी माँ के साथ कई बार आया था, लेकिन उसे साथ ले जाने की ना ही आसिम ने इजाजत दी ना ही फारा राजी हुई। वो बहन के साथ बैठकर रोता, उसे मनाता और थक कर वापिस चला जाता। एक दिन राहिला बेगम फाखिर का कमरा साफ करने और उसकी चीजों को छूने में मसरूफ थी। वो माँ थी, उन्हें फाखिर दिन रात याद आता था। चीजें रखते वक्त एक डायरी उनके हाथ आई। वो खुद तो पढ़ी लिखी ना थी, फारा को आवाज देने लगी। फारा उस कमरे में आना नहीं चाहती थी कि आसिफ ने सख्ती से मना कर रखा था। राहिला बेगम के बार बार आवाज देने पर चली आई। जी खाला, आप बुला रही थी? फारा, देखना ये फाखिर की डायरी है, शायद इसी से कुछ पता चल जाए। फारा ने अभी डायरी खोली ही थी कि आसिम आ गया और आते ही गरजने लगा। जब मैंने तुम्हें मना किया है तो तुम क्यों इस कमरे में आई? फारा की टांगे कांपने लगी। कलाई पकड़कर कमरे में ले गया था और दरवाजा बंद कर लिया था। बाहर राहिला बेगम फरियाद करती रह गई। लातों से हाथों से उसके पूरे वजूद को नीलो नील कर दिया। जिस पर जो पहले के जख्म थे उनमें से खून रसने लगा। उसी शाम अतर आफाक चला आया। फारा की हालत देखकर उसका दिल फट गया। यार बस कर, क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं? मैं भी तो नाजली पर तशद्दुद कर सकता था कि तुम्हारा भाई मेरी बहन को वरगला कर ले गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इसी तरह फारा का भी कसूर नहीं है। वो मर जाएगी, कहीं उसका सब्र हमारे लिए नासूर ना बन जाए। 5 साल कम तो नहीं होते। वो पत्थर तो नहीं, इंसान है। इतना टॉर्चर अगर किसी जानवर पर भी करते तो वो भाग जाता, बागी हो जाता। ये वही फारा है जिसकी हर मुंह से निकली हुई ख्वाहिश हम पूरी करते थे। उस वक्त उसमें इतना सा भी सब्र ना था, जरा सी बात पर रूठ जाती थी। हड्डियों का ढांचा बन गई है, धूल होती जा रही है। अतहर जैसे जैसे उसे याद करवा रहा था, आसिम के अंदर निदामत का समंदर बहने लगा था। अतहर उसी शाम चला गया था और उसको सोचने का मौका दे गया था। फारा ठंडे फर्श पर दोहरी होकर लेटी, गुर्दे में होने वाले शदीद दर्द से निढाल हो रही थी। दर्द भी कितनी शक्लें बदलते हैं। ताहिरा का दिया हुआ दर्द उसकी पेशानी पर लग गया था और राना आफाक की नफरत का दर्द दिल में जम गया था। शोहर का दर्द उसके अंदर बाहर से रसता था।
اب پچھلے چند ماہ سے پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا جو اسے نڈھال کر دیتا تھا اور وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلے آزمائش کم تھی جو اب اندرونی درد نے بھی جگہ گھیر لی تھی۔ عاصم بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، بار بار چینل سرچ کرتا۔ لاشعوری طور پر فارا پر نظر پڑ جاتی جو کمبل میں لیٹی زمین پر بار بار ہل رہی تھی۔ عاصم نے کبھی اس کو اپنے ساتھ جگہ نہیں دی تھی۔ اگر تمہیں نیچے نیند نہیں آ رہی تو صوفے پر لیٹ جاؤ۔ فارا جو پیٹ پر ہاتھ رکھے دھوری ہو رہی تھی حیرت زدہ سی عاصم کو دیکھنے لگی۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے ٹی وی پر نظریں جما کر بیٹھا تھا۔ میں یہی ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد فارا نے حیرت پر قابو پا کر آہستہ سے کہا، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ عاصم نے چونک کر اسے دیکھا۔ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ پیشانی پر بل ڈالے بولا تھا۔ اب فارا اسے کیا بتاتی کہ وہ پیٹ میں اٹھنے والے شدید درد سے نڈھال ہے۔ اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ صوفے تک جا سکے۔ پہلے راحیلہ بیگم کو بتا دیتی تھی اور وہ گولی دے دیا کرتی تھی، اور اب تو وہ گھر پر ہی نہیں تھی، نازلی کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ رانا آفتاب اور راحیلہ بیگم وہیں گئے تھے اور فارا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سنگ دل ہمسفر سے کیا کہے۔ وہ سسکیوں کو اپنے اندر دباتے اسی کمبل میں چھپ گئی تھی۔ عاصم نے رد عمل کے طور پر ریموٹ پٹخا تھا، ٹی وی لائٹ ایک ساتھ بند کی اور خود سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ عاصم پلیز مجھے کہیں سے پین کلر لا دیں۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب عاصم کو اپنے قدموں پر سسکتی فارا کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ فارا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھیگ گئے تھے۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے کہیں سے ٹیبلٹ لا دیں۔ وہ روئے جا رہی تھی، شاید جسم میں اٹھنے والے درد میں صبر نہیں تھا۔ عاصم نے گھبرا کر بے جان وجود کو بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ چلو ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ شاید فارا بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا تھا۔ جب مریض ختم ہو جاتا ہے تو ادھر لے آتے ہیں گلے کا توق بننے کے لیے۔ پہلے کیا سوئے ہوئے تھے؟ پیشہ ور ڈاکٹر کا انداز سخت تھا۔ پولیس کیس بنتا ہے، کس نے کیا ہے اس پر اتنا تشدد؟ ڈاکٹر نے فارا کے زرد چہرے پر پڑے ہوئے زخموں کے نشان دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر تفتیش بعد میں کرنا، میری بیوی کو چیک کرو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ وہ شدید غصے میں آ گیا تھا جب دوسری طرف سے آنے والے ڈاکٹر کی نظر بے ہوش پڑی فارا پر پڑی تھی۔ اتنا سیریس مریض ہے اور تم لوگ یہاں کھڑے بحث کر رہے ہو، جلدی اندر لے کر چلو۔ اور وہ پوری رات فارا کے ایکس رے رپورٹیں، بلڈ گروپ اور دوسرے ٹیسٹ کرواتے گزر گئی۔ فارا ہوش میں آ گئی تھی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ فارا کی ضد پہ وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا رپورٹیں آنے کے بعد ہی اصل بیماری کا بتا سکیں گے۔ فارا میڈیسن کے زیر اثر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی اور عاصم اس کے زرد چہرے پر نظریں ٹکائے گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اتنا ظالم کیسے بن گیا تھا؟ کیا اس پر تشدد کرنے کی وجہ طاہرہ تھی؟ طاہرہ سے اسے محبت تو کبھی بھی نہیں رہی، ہاں البتہ نسبت طے ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا۔ اسے محبت تو نہیں کہا جا سکتا۔ کیا وجہ تھی کہ میں سب کچھ جان کر بھی اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا رہا؟ شاید سبب فاخر تھا، وہ سوچتے ہوئے خود چونکا تھا۔ طاہرہ فاخر کے ساتھ بھاگی تھی اور فارا فاخر کی منگ تھی۔ ہاں فارا، تم سے نکاح کے بعد میرے احساسات بدلے تھے، مگر افسوس میں اس ذلت پر جذبات کو سوچ کر ہر رشتے کو منفی طور پر لے جا رہا تھا۔ بس یہیں پر غلطی ہوئی۔ میرے دل و دماغ پر یہ بات حاوی تھی کہ تم فاخر سے محبت کرتی ہوگی، اور یہ ایک اذیت دینے والی سوچ تھی جو تم پر تشدد کرنے پر اکساتی تھی۔ میں لاشعوری طور پر اس چیز سے تمہیں دور رکھنا چاہتا تھا جس میں فاخر کا ذکر ہوتا۔ میرے اندر یہ بات جڑ پکڑ گئی کہ میں جتنا بھی تمہیں فاخر کے حوالے سے ٹارچر کروں گا تم فاخر سے نفرت کرو گی، مگر میں بھول گیا تھا کہ ایسا کرنے سے میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو فارا۔ عاصم نے اس کی نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اسی پل فارا کی آنکھ کھلی تھی۔ فارا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ڈرو نہیں، اگر درد دوبارہ ہو رہا ہے تو بتا دو، میں ابھی تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ فارا نے نفی میں سر ہلایا، البتہ وہ ابھی تک شوق تھی۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ فارا کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ آصف نے چونک کر اسے دیکھا۔ رپورٹیں ملنے پر بتائیں گے فارا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے کیا حق تھا میں تمہیں کسی اور کے گناہوں کی سزا دیتا۔
हक तो तुम्हारा भी छीना गया। ये बात मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई। मैं तुम्हारे दर्द का मदावा कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे सदके ताहिरा और फाखिर को माफ करता हूँ। फारा जो साकत लेटी हैरत से आसिम को सुन रही थी चौंकी। फारा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया और तुमने साबित कर दिया। ताहिरा जैसी भी बेटी होती, तुम्हारी जैसी बावफा बा किरदार भी बेटियां हुआ करती हैं। तुमने इंतहा सब्र करके तमाम बेटियों को दाग लगने से बचा लिया। मुझे तुम पर फख्र है। फारा को लगा कि तमाम जख्मों पर मरहम लग गया हो। मैं तुम्हारे जख्मों का अजाला नहीं कर सकता फारा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। आसिम की आंखों में निदामत के आंसू आ गए। फारा, मैं बस भी करें अब। फारा का नर्म दिल अब अपने हमसफर के लिए तड़प उठा। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? आसिम ने हैरत से पूछा। मियाँ बीवी के रिश्ते में न अना होती है न नफरत। मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है। फारा ने अपने माँ बाप के झुके सर को बुलंद कर दिया था। आसिम ने फारा को बाजुओं में समेट लिया। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ और गलतियाँ भी सारी मेरी हैं। आसिम उस रात फारा से माफी मांगता रहा, मोहब्बत का एतबार देता रहा। वो रात बहार बनकर उतरी थी। अगले दिन राना आफ्ताब और राहिला बेगम के हमरा अतर और रजिया बेगम भी आए थे, लेकिन फारा की प्यासी नजरें अपने बाप को तलाश कर रही थी। अम्मी, अब्बू नहीं आए? वो नम आंखों से बोली थी और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। भाई, अब्बू जी से कहें मरने से पहले एक बार मुझसे मिल जाए। पागल हुई हो तुम फारा? आसिम तड़प कर उसके करीब आया था। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम सब हैं तुम्हारे पास, मैं खुद लेकर आऊंगा चचा जी को। वो उसके हाथ थाम कर मोहब्बत से बोला था। वो सब जब से आए थे आसिम फारा का यूं ही ख्याल कर रहा था। अपने हाथ से दवा और सूप पिलाता था और उसकी जरा सी कार पर भागा चला आता। वो सब आसिम के बदले हुए रवैये पर हैरत ज़दा भी थे और खुश भी। अतहर भी, फारा ने आहिस्ता से पुकारा। वो किसी को भी नहीं बता पाई थी कि उसे उस वक्त भी शदीद दर्द हो रहा था। सभी उसके अंदर उठने वाले दर्द से बेखबर थे। वो तकिए के सहारे नीम दराज थी। क्या बात है फारा? अतर उठकर करीब आया तो आसिम उठकर खड़ा हो गया। अतर, तुम उसके पास बैठो, मैं उसकी रिपोर्टें लेकर आता हूँ। आसिफ ने नरमी से उसके ठंडे हाथ को छोड़ा और बाहर निकल गया। अतर, वो भाई का सहारा मिलते ही शिद्दत से रोने लगी। फारा अतर से भी बोला नहीं जा रहा था। आंसुओं का गोला हलक में अटक गया। अतर भाई, अब्बू जी से कहें मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि अगर वो मुझे आसिम से शादी नहीं बल्कि मरने को कहते तो मैं मर जाती। कमरे में मौजूद सभी लोग बेबसी से रो रहे थे। मैंने नाज़ली को फोन किया है, वो जैसे भी हुआ अब्बू जी को लेकर आएगी। अतर ने दिलासा दिया। बच्चे गलतियाँ करे तो माँ बाप उन्हें डांटते हैं, उन्हें समझते हैं, उनकी गलती सुधारते हैं, क्योंकि वो माँ बाप होते हैं। फिर वो हमारे माँ बाप क्यों नहीं बने? उन्होंने हमें इतने प्यार से और लाड से क्यों पाला था? उन्हें अपनी बेटियों की पहचान क्यों नहीं है? वो जानते थे कि उनकी बेटियां ऐसी नहीं हैं, फिर उन्होंने लोगों के साथ मिलकर पत्थर क्यों उठा लिए? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लोगों ने अगर पत्थर उठा लिए थे तो उन्होंने खंजर उठा लिए थे। कमरे की चौखट पर राना आफाक ने कदम रखा था। वो अतर के फोन करने से पहले ही चल पड़े थे। पीछे नाज़ली और बच्चे। आसिम हाथ में रिपोर्टें लिए बेजान कदमों से नाज़ली के पीछे आ रुका था। फारा की कर्ब से भरी आवाज सबको सुनाई दे रही थी और इसी लम्हे दरवाजे की चौखट पर धूल उड़ाते दो नफूस और भी अंदर दाखिल हुए। अपने नादान बाप को माफ कर दो मेरी बेटी, राना आफाक बेइख्तियार आगे बढ़कर बोले। कमरे में मौजूद सकूत टूट गया। मैं भूल गया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने अपनी जिल्लत और इज्जत की तमाम कीमत सूद समेत तुमसे वसूल की और तुम्हें धूल होने के लिए छोड़ दिया। फारा अपने बाप के सीने से लगी बुरी तरह सिसक रही थी। सतून के करीब खड़ी ताहिरा ने बामुश्किल सतून को थामा। पूछो आसिम से मैंने उसे कितने फोन किए, कितनी मरतबा तुम्हारा पूछा, कितनी बार उसे इल्तिजा की कि मेरी फारा को अजियत देना छोड़ दो। मैं बस तुम्हारे सामने आने से डरता था। कल रात बार बार मैं तुम्हें ख्वाब में देखता रहा। सुबह इतना परेशान हुआ कि उनके पीछे ही चल पड़ा और फारा को बार बार प्यार कर रहे थे। फारा के चेहरे पर जख्मों के निशान थे जिन पर वो नरमी से हाथ फेर रहे थे। अब्बू जी आपसे नाराज नहीं हो सकती, फारा ने उनके दोनों हाथ थाम कर रोते हुए कहा तो आफाक के सीने में उठती टीस जरा सी कम हुई। आसिम कमरे की चौखट पर खड़ा दुख से फारा को देखता हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके हाथ में उसकी रिपोर्टें थी और उससे चंद कदम दूर ताहिरा खड़ी थी, बे आवाज रोती हुई और उसके पीछे फाखिर। कोई नहीं जानता था कि इन दोनों भाइयों के दरमियान खड़ी ताहिरा आफाक दोनों के दिलों में नहीं है। आसिम ने मुझसे बहुत पूछा ताहिरा आपा कहाँ है और क्यों गई। मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मैं ये जानती थी कि वो क्यों गई।
फारा की बात पर कमरे में मौजूद सभी अफराद चौंक कर उसे देखने लगे और बाहर खड़ी ताहिरा कहना चाहती थी, ना बताओ फारा प्लीज, अब मेरी बेगुनाही साबित मत करो, मुझे गुनाहगार ही रहने दो। 5 साल से बहते आंसुओं में इतना दर्द और खौफ नहीं था जितना आज था। वो मुंह पर हाथ रखकर बामुश्किल सिसकियों को रोक सकी थी और फाखिर वहाँ मौजूद होकर भी वहाँ नहीं था। कमरे से आती फारा की आवाज सीने में मौजूद दिल को सुलगा रही थी, रुला रही थी। ताहिरा आपा अपने नाम की तरह आज भी पाकीज़ा हैं और कल भी पाकीज़ा थी। कभी आंखों देखा सच नहीं होता और कभी कानों सुना। फाखिर वो इंसान जिसको मुझसे मोहब्बत का दावा था, वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मोहब्बत में जुनूनी भी था। वो तमाम रस्म रिवाज तोड़ देना चाहता था, अपने और मेरे दरमियान तमाम दीवारें तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि मैं उसके साथ होटलिंग करूं, शॉपिंग पर जाऊं, लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं, उसके हाथ में हाथ डालकर पार्कों में घूमूं, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं राना आफाक थी और मुझे इस्लाम ने भी अपनी हदूद तोड़ने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उसे तो अपनी जवानी पर मान था। वो मुझे शादी से पहले जेर करना चाहता था, झुकाना चाहता था। जब उसने मुझे ज्यादा तंग किया तो ताहिरा आप दरमियान में आ गई, मेरे लिए ढाल बन गई और फाखिर को लगने लगा था कि ताहिरा आपा मुझ पर सख्ती कर रही हैं और मुझे उसे मिलने नहीं देती। बस यही से गलती का आगाज हुआ। शादी की तारीख रख लेने के बावजूद अपनी बेजा ख्वाहिशात से दस्तबरदार नहीं हुआ था। उसने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया, मैं नहीं गई। उसका गुस्सा बेबसी इंतकाम में बदल गई और वो हमारे घर आ गया। उस दिन मैं और अम्मी बाजार गए थे और अब्बू जॉब पर। ताहिरा आपा ने ये सोचकर उसे अंदर बुला लिया कि वो उसे समझाएंगी, मगर वो तो इंतकाम लेने आया था। ताहिरा आपा एक नाजुक सी लड़की, वो एक भरपूर मर्द। वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार भी ना सकी और वो अपने भाई की इज्जत लूट कर चला गया। आसिम के हाथ से रिपोर्टें नीचे गिर गई। सब साकत बैठे रह गए, जैसे अभी तक किसी को यकीन ही न आया हो। भला यूं भी कोई अपनी इज्जत को लूटता है? गुनाह तो गुनाह ही होता है, चाहे अंधेरे में हो या दिन की रोशनी में। राना आफ्ताब का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। वो मरियम नहीं थी जिसकी गवाही आसमान से उतर आती, वो तो ताहिरा थी जिसे बाप की इज्जत का ख्याल भी था और बहन की इज्जत का भी। फिर वो आसिम से मोहब्बत करती थी और मोहब्बत में धोखा नहीं होता। इस मुश्किल वक्त में उन्हें जो मुनासिब लगा वही कर डाला। खामोशी से घर से निकल गई। उन्हें क्या पता था कि घर से निकलना इतना आसान नहीं होता। अपने तो कदम जख्मी किए, पीछे रह जाने वालों को भी लहू लहान कर दिया। वो घर से अकेली गई थी। मैंने उनकी डायरी पढ़ी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने शदीद गुस्से में फाखिर को फोन किया और उसे बहुत बुरा भला कहा। फाखिर ने कहा कि मैं उसे तलाश करने जा रहा हूँ, अगर वो मिल गई उसे वापस ले आऊंगा और उससे निकाह कर लूंगा, अगर ना मिली तो मैं भी कभी नहीं आऊंगा। फाखिर ने अपनी तरफ से एक लेटर लिख कर रख दिया। मैंने वैसा ही लेटर आपकी लिखाई में लिख दिया। मुझे पता था कि ताहिरा आपा अगर फाखिर को मिल भी गई तो वापस नहीं आएंगी। कमरे में मौजूद हर इंसान ही सख्ते में था। मैंने ये सब उस वक्त इसलिए नहीं बताया कि हमारी इज्जतें तो बर्बाद हो ही गई थी। मेरे बताने पर ताहिरा आपा शायद बच जाती, लेकिन फाखिर शायद पुलिस के हाथ लग जाता या फिर आसिम के हाथों कत्ल हो जाता। फिर क्या बचता? ताया जी ने भी शायद यही सोचकर मेरा निकाह आसिम से करवाया था। फिर मैं कैसे अपने हाथों अपना खानदान खत्म करती, इसलिए मैंने अपनी कुर्बानी दे दी। बस करो फारा, खुदा के लिए बस करो। बाहर खड़ा फाखिर पूरी कुव्वत से चीखा था और शिद्दत से रोता हुआ दीवार से सर मारने लगा था। कमरे में मौजूद तमाम लोग जो अब तक साकित थे, आवाज सुनकर अपनी जगह से हिल गए थे और आसिम की आंखें खुली रह गई। ताहिरा और उसके पीछे जुनूनी हालत में रोता फाखिर। सबसे पहले राहिला बेगम भागते हुए आई। बच्चों की तरह रोता हुआ फाखिर माँ से पट गया, जबकि ताहिरा बाप और भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी थी। सभी जान गए थे कि वो बेकसूर हैं। सबने खुले दिल से उसे कबूल कर लिया और आसिम साकत रह गया। अम्मी जी, फारा से कहीं मुझे माफ कर दे, मैं अपने गलीज वजूद को सजा देते हार गया हूँ। मैंने पूरे 5 साल कांटों पर गुजारे हैं। ताहिरा से भी हर दिन हर लम्हा माफी मांगी है, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। इस मरने वाले बच्चे से भी, जिसने एक सांस भी दुनिया में लेना गवारा ना किया। फारा से कहें मुझे माफ कर दे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ। फारा की आंखों से बहुत से आंसू टूटकर बिखरे थे। ये कैसी जिल्लत थी जो जिल्लत की आखिरी हद भी पार कर गई। फाखिर ने अपना सर दीवार पर मार मार कर जख्मी कर लिया था और राहिला बेगम उसे संभालने में नाकाम हो गई थी। आसिम के कदमों में गिरी रिपोर्टें अतर ने उठाई थी।
अम्मी जी, मैंने रब की रजा के लिए फाखिर को माफ किया। फारा का सांस अटक गया। ताहिरा ने फारा के हाथ थाम लिए और नम आंखों से कहा, मैंने भी उसे माफ किया। मजीद किसी के कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। फाखिर कुछ पल सर उठाकर आसिम को देखता रहा। वो अपनी जगह साकित था। फाखिर ने अपने दर्द को माँ से बांट लिया, एक नजर शर्मिंदगी की सब पर डाली और बाहर निकल गया। कोई नहीं जानता था कि अब वो वापस आएगा कि नहीं। जिगर का कैंसर और गुर्दे खत्म हो चुके हैं। मर्ज आखिरी स्टेज पर है। आसिम, ये किसकी रिपोर्ट ले आए हो? अतहर ने बेयकीनी से उससे पूछा और उसकी आंखों से सफेद मोती बह निकले। बेबसी की इंतहा थी। कमरे में मौजूद सभी लोग एक बार फिर पुलिस रात से गुजर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फारा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अब उसे खुशियाँ देखनी है। फारा की माँ रोते हुए उससे लिपट गई। फारा बामुश्किल अपना सांस खींच रही थी, बंद होती आंखों के साथ। आसिम, उसने आसिम को पुकारा तो वो जल्दी से उसके पास आया था। फारा, तुम फिक्र मत करो, ये रिपोर्टें झूठ हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमने रात ही वादा किया है साथ रहने का, साथ चलने का। वो रोते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिए बेताबी से कह रहा था, जबकि फारा के एक हाथ में ताहिरा का हाथ था। ताहिरा आपा, तुम्हारी इमानत है। ताहिरा जो आसिम की तरफ देखकर बेजान हो चुकी थी, चौंकी। नहीं फारा, और फारा के पास वक्त ही कब था। सभी पुकारते रह गए और वो चली गई। आने वाली नस्लों पर से दाग मिटाने के लिए किसी एक को तो मिटना ही था। फारा, फारा प्लीज मत जाओ, तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास आ जाओ फारा। फारा वो गहरी नींद सोया हुआ था, अचानक डर कर उठा। आसिम, क्या हुआ? ताहरा जो करीब ही सोई हुई थी, उसकी आवाज सुनकर उठी। आसिम ने उसकी आंखों को छुआ था। तुम फारा हो, तुम जाओगी तो नहीं ना? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो नीम अंधेरे में किसी बच्चे की तरह उसके हाथ थामे वक्ती सहारा मांग रहा था। फारा की मौत को कितने साल बीत गए थे, लेकिन आसिम उसकी मौत को आज तक कबूल नहीं कर पाया था। फारा से किया गया आखिरी अहद तो पूरा कर लिया था और उनकी एक 4 साला बेटी भी थी, मगर वो जाते हुए आसिम का दिल साथ ले गई थी। वो दिन भर कितना भी मसरूफ रहता, लेकिन रात को सोते हुए वो फारा को पुकारने लगता, रोने लगता और फिर फारा की मोहब्बत में इस तरह तड़पता कि ताहिरा के लिए संभालना मुश्किल हो जाता। ताहिरा ने भी उससे इश्क किया था। रिश्तों पे अटी धूल को ताहिरा ने आखिरी सांस तक झाड़ना था। राना आफ्ताब के दोनों बेटों ने राना आपा की दोनों बेटियों के साथ इंतहाई सलूक किया था और इन दोनों लड़कियों ने ही अपनी इज्जत और जान पर खेलकर इस खानदान की लाज रखी थी। एक अपने हिस्से का काम कर गई, दूसरी भी अपने आप को अमर करने की कोशिश में थी। दूसरी तरफ राना आफ्ताब के बेटे भी अपनी इंतहा पसंदी का खमियाजा भुगत रहे थे, एक रिश्तों से जुड़ने के बाद भी, एक रिश्तों से कटने के बाद भी।